नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल। किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। जीडीपी गोते लगा रही है। ऐसे में गरीब, किसान, मजदूर ही नहीं, मध्य आय वर्ग वाला भी संकट में फंस गया है। लेकिन दूसरी तरफ हमें भारत की एक चमकती तस्वीर दिखाई जा रही है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था की बातें की जा रही हैं। जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे किए जा रहे हैं। ये कैसा विरोधाभास है? इसे कैसे समझा जाए? जमीनी हकीकत क्या है? आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं विकास और कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ, जेएनयू के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस के प्रोफेसर विकास रावल। विकास जी, आपका स्वागत है। ये बहुत विरोधाभास हमें दिखाई देता है। अर्थव्यवस्था, चमकती अर्थव्यवस्था की बातें की जा रही हैं और पता चलता है हकीकत में कि जीडीपी किस तरह गोते लगा रही है, नीचे जा रही है। तो अभी अगर हम जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है इस वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही की, कि विकास दर जो है 5.4 पर आ गई है, जो आकलन था उससे भी नीचे। तो इसे किस तरह देखा जाए, किस तरह समझा जाए? देखिए मुकुल जी, दो बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये जो 5.5% का आंकड़ा है, ये जो स्थिति कोरोना के समय से जो थी, क्योंकि कोरोना के टाइम पर जीडीपी बहुत घटा, तो उसके बाद क्योंकि आप बहुत नीचे के स्तर से ग्रोथ का, विकास का आकलन कर रहे हैं, तो वो आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो कोई बहुत तेज बढ़त नहीं थी। अब वो समय के साथ वो जो इफेक्ट है वो तो हट जाएगा। तो इसलिए अब जो है आपको जो आंकड़े दिख रहे हैं वो एक तरह से वास्तविक जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है उसको दिखाते हैं। ये मैं उस संदर्भ एक ये संदर्भ है। लेकिन आप ये बात सही कह रहे हैं कि जो जमीनी स्थिति है वो इतनी खराब है। ये 5.5% की ये जो ग्रोथ है, ये क्या ग्रोथ है? तो इसमें मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूँगा कि जो जमीनी स्थिति है, जिसको आप, मैं और हर हम नागरिक महसूस करता है। आप सब्जी खरीदने जाते हैं, जो है अनाज खरीदने जाते हैं, तो जो स्थिति आप देखते हैं वो वास्तविक स्थिति है। इन आंकड़ों के पीछे एक ये जो विरोधाभास की जो आप बात कर रहे हैं, ये विरोधाभास जो है एक्सीडेंटल नहीं है। ये विरोधाभास बनाया गया है, जान करके बनाया गया है, कि जिससे कि आपको भुलाया जा सके। और इसका एक मैं बड़ा सीधी सी बात बताता हूँ, और ये चीज़ कई सालों से चल रही है कि जिस समय पर जीडीपी के आंकड़े खराब होते हैं, उस समय पर कृषि की विकास दर को बढ़ा दिया जाता है। कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ डाउन है जी। तो आप जो है किस तरह से इसको 5% करें, तो उसका एक तरीका है कि खेती की विकास दर को बढ़ा दिया जाए। और ये खेती की जो विकास दर है उसका एक बड़ा हिस्सा है जो बेसिकली कृषि भवन में बैठा हुआ कोई अधिकारी जो है अपने मर्जी से लिख देता है। उसका कोई जो है रियल डाटा नहीं है हमारे पास। हमें नहीं पता कि हमारी गाय भैंसें कितना दूध दे रही हैं, हमें नहीं पता हमारे फलों का उत्पादन कितना है। हम जो है उन सेक्टर्स में, खेती के जो वो सेक्टर्स हैं जिनमें क्रॉप कटिंग सर्वे जैसा कुछ नहीं होता है, एक रियल डेटा कलेक्शन नहीं होता है, उसके आंकड़ों को बढ़ा देते हैं, जिससे कृषि की विकास दर बढ़ जाती है और उससे पूरी विकास दर एक रिस्पेक्टेबल नंबर उसका आपको मतलब मिल जाता अभी भी जो 5.4 है वो भी हकीकत मेरे हिसाब से हकीकत भी नहीं नीचे है। स्थिति है। वास्तविक स्थिति उससे भी ज्यादा खराब है। तो हाँ, वही मैं देख रहा हूँ कि जैसे हम देखते हैं कभी भी, क्योंकि आंकड़े आते हैं कि महंगाई दर अब ये कम हो गई, इस महीने में घट गई, लेकिन हमें महसूस नहीं होता क्योंकि हम बाजार जाते हैं जब, तो हमें पता चलता है कि हमारी जेब के हिसाब से बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी। इसी तरह हम देखते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई की बात हो ही गई, तो संगठित और असंगठित क्षेत्र, जिस तरह कृषि भी असंगठित क्षेत्र ही है, तो हम उसके जरिए से ढकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्थितियां इससे भी खराब हैं। तो फिर हम क्या माने कि इस समय भारत की अर्थव्यवस्था वाकई में कहां पहुंच गई है? जो हम एक 5 ट्रिलियन और ये सब बातें कर रहे थे, हम कहां खड़े हैं?
5 ट्रिलियन तो एक पाइप ड्रीम है, उसको पहुंचने के लिए जिस दर पर आपको विकास करने की जरूरत है वो उसके आसपास भी आप नहीं है, तो वो तो हवाबाजी है जी। लेकिन हम वास्तविक स्थिति क्या है उसको अगर देखने की कोशिश करें तो आज जो है किसान के सामने इतनी बड़ी समस्या है कि किसान खेती की लागत इतनी ज़्यादा है और वो इतनी बुरी तरह से बढ़ रही है। अभी पिछले 2-3 महीने में डीएपी की इतनी जबरदस्त कमी देखने को मिली, हर तरफ मैं किसानों के ये हो मुद्दे पे रहा आपसे था। डिटेल में ही बात लूंगा, क्योंकि किसान इस समय भी सड़कों पर हैं। जी 2020 में जो उनसे वादे किए गए वो भी जी पूरे नहीं हुए। पर मैं ये जानना चाह रहा था कि इस समय जो देश में जैसे हमारी क्रय शक्ति होती है, हमारी खरीदने की शक्ति होती है, जी उपभोग का जो जी हमारा रेट है, जी कुपोषण हम बढ़ता देख रहे हैं जी तमाम, तो ये इस समय हम किस तरह देखें कि क्रय शक्ति कहाँ जा रही है, प्रति व्यक्ति आय का क्या क्या एक तथ्यात्मक आप रखेंगे इसी देखिए बात को? कुछ समय पहले मैंने एक कैलकुलेशन किया था कि जिसके हिसाब से भारत की लगभग 43% जनसंख्या जो है उनको भूख का सामना करना जी, पड़ता है। भुखमरी में है। हाँ, जी भुखमरी का सामना करना पड़ता है और ये संख्या, इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ी है उस समय से। हाँ, तो अगर हम वास्तविक कैलकुलेशन करें, इस कैलकुलेशन को करने के कई तरीके हैं, पर मेरे समझ से जो ठीक कैलकुलेशन अगर की जाए तो लगभग देश की आधी जनता ऐसी है जो भूखमरी का सामना हाँ, तभी करती वो है। 80% भूख का को 5 किलो जी, अनाज वो दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, लगातार और दे रहे सुप्रीम हैं। कोर्ट पूछ रहा है कब तक देंगे आप, जी रोजगार के अवसर क्यों नहीं जी बढ़ाते? जी हमारी स्थिति जो है वो इस तरह की है कि एक हमारी जनसंख्या का बड़ा तबका लगातार फूड इनसिक्योरिटी, खाद्य असुरक्षा और भुखमरी को झेलता है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है कुछ सेलेक्टिवली आंकड़े उठा करके उनको घुमा फिरा करके कुछ कह दें कि देश में अब गरीबी रही नहीं है, तो सवाल ये कि जो आम लोग हैं जी उनको तो वो अनुभव होता है ना कि आप अगर दिल्ली की किसी बस्ती में रहते हैं और आपकी जो आमदनी है उससे आपका घर का खर्चा नहीं चलता है, तो वो तो एक अनुभव है जो आप झेल रहे हैं। आप कुछ भी आंकड़े प्रतिशत तो आप ये आंकड़ों कहते की रहिए। बाजीगिरी है हाँ खास हाँ तौर से, इससे तो पर यही है कि उस पर ही बड़े बड़े लेख और संपादकीय लिखे जाते हैं, बड़ी बड़ी डिबेट होती हैं। निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि भाई अभी थोड़ा वो है, पर अगली तिमाही हमारी बढ़ जाएगी, ये दिसंबर वाली जो खत्म हो रही है, जी तो पर इससे हालात नहीं बदल रहे। जी अब मैं आऊं अगर वही जो आपका जिसमें आपका विशेषज्ञता है, खासतौर से कृषि क्षेत्र, और हम किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। 2020 में 3 कृषि कानून वापस लिए गए और कहा गया कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे और तमाम चीजें करेंगे। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि एमएसपी की गारंटी, एमएसपी पहले, फिर एमएसपी की लीगल गारंटी, क्या ये देना इतना मुश्किल है? क्या इससे बहुत ज्यादा नुकसान है सरकार का या मध्य वर्ग का, जो उस तरह से इसे हम, सरकार कहाँ फंसी है, क्यों नहीं ये मांग मान ली जाती, क्या इसमें दिक्कत है उनके सामने में? देखिए मुकुल जी, पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि ये मांग है क्या और इसकी क्या क्या इसका जरूरत क्या है। देखिए कोई भी व्यवसाय आप करते हैं, आप कमीज बनाते हैं, शर्ट्स बना करके बेचते हैं, आपके पास फैक्ट्री है, एक छोटी कारखाना है। अब उस कारखाने में जब आप शर्ट बनाते हैं तो आपको मालूम है कि मुझे ऑर्डर मिला है, मुझे प्रति शर्ट इतने दाम पर शर्ट बेचनी है। अगर वो आपको ठीक लगता है तभी आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जब आप शर्ट खरीदते हैं, उसका कच्चा कपड़ा लाते हैं, धागा लाते हैं, वर्कर्स रखते हैं, तो आपको पता है कि आप शर्ट बनाएंगे तो किस रेट पर बेचेंगे। एमआरपी हम लोग रखते हैं बाजार में, जो भी एमआरपी पर जिस भी चीजें दाम पर मैक्सिमम। आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला जी है, आपको मालूम है कि मेरा ये जो जी प्रोड्यूस है ये किस रेट पर बिकेगा। जी ठीक है ना। आप पेन बनाते हैं, कलम बनाते हैं, तो आपको पता है कि मेरी कलम 10 रुपए की बिकेगी, तो उस हिसाब से आप जो है उसका उत्पादन करते हैं, आपको पता है कि कितना मुनाफा होने वाला है। ये स्थिति हर व्यवसाय के लिए चाहिए, ठीक है। और ये स्थिति जो है वो किसान को नहीं मिलती है। किसान के लिए अच्छा, नहीं। किसान के साथ क्या समस्या है? किसान के साथ समस्या और बुरी है कि आप जब बुआई करते हैं तो आपको ये नहीं पता है कि कटाई के समय क्या दाम आपको मिलेगा, और जब आपने बुआई कर ली उसके बाद अगर 1 महीने बाद आपको पता लगा कि दाम गिर रहे हैं,
तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसको बीच में रोक करके कुछ और उगा जी लें, जी, क्योंकि सीजन बदल गया, तमाम चीजें रौंद दी जाती हैं नहीं उसमें। सीजन बदल जाता है, सब बरसात का समय चला गया, बुआई का समय चला गया, अब आपके पास कोई चॉइस नहीं। आपने सोचा कि इस बार सरसों लगाता हूं, तो आपने सरसों लगा दी, बाद में पता लगा सरसों का दाम गिर गया, गेहूं का दाम बेहतर था, आपको तो गेहूं लगाना चाहिए था। तो ये जो अनिश्चितता है वो खेती में बहुत ज्यादा होती है, और इसके चलते जो है किसान कैसे खेती करे। अब किसी भी व्यवसाय की तरह किसान को भी मुनाफा तो चाहिए, हाँ, कि आप जितना पैसा लगा रहे हो कम से कम उतना पैसा तो निकल के आपको वापस मिले, तभी तो आप वो कर पाएंगे। अब किसान वो नहीं कर पाता है। अब समझने की जरूरत ये है कि किसान जो उत्पादन कर रहा है वो किसान के मुनाफे तो अलग हुआ, देश की खाद्य सुरक्षा के लिए, देश की संप्रभुता के लिए बहुत जरूरी है कि किसान उत्पादन करे और आप अपने खाद्य सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर रहें। तो आप अगर चाहते हैं कि किसान उत्पादन करे और आप खाद्य सुरक्षित रहें, तो जरूरी है कि किसान को आप मुनाफा दें। अगर आप सेमीकंडक्टर नहीं बना पाएंगे तो कोई आसमान नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप गेहूं और चावल नहीं उगा पाएंगे तब आसमान गिरेगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि किसान को एक मिनिमम मुनाफा मिले, वो सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। अब समस्या ये है कि आपने कह दिया कि किसानों की आय आप डबल करेंगे और कृषि का ये विकास करेंगे, पर वो कैसे करेंगे उसकी आपके पास कोई रणनीति नहीं है। आपने उसकी योजना करना बंद कर दिया है, योजना आयोग को आपने बंद कर दिया, और योजनाबद्ध तरीके से इस आपने जो भी लक्ष्य रखा है उसको कैसे अचीव करेंगे उसके बारे में आप कोई बात नहीं। तो एमआरपी तो छोड़िए कि किसानों को एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो भी नहीं मिल पाता, और लागत भी कई बार नहीं निकल पाती। इसी वजह से हम देखते हैं कभी टमाटर सड़कों पर फेंका जा रहा है, कभी प्याज सड़कों पर फेंकी जा रही है, किसान लगातार। ऐसी स्थिति हो जाती है कि कटाई, सिर्फ कटाई करने का जो खर्चा है वो भी नहीं निकलेगा। हाँ, तो पहले जो आप निवेश कर चुके हैं वो तो गया। तो क्योंकि एक तो कृषि की बहुत अच्छी स्थितियां हैं नहीं, फिर मौसम की मार रहती है, और तो मैं यही जानकारी चाह रहा था कि जैसे किसानों की मांग थी कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी यानी C2 प्लस 50%, तो जरा सा ये भी बताइए कि स्वामीनाथन ने क्या ये सिफारिश की थी। लोग बहुत समझ नहीं पाते C2 प्लस 50% है क्या। C2 बेसिकली खेती में कुल लागत जो किसान की होती है, जिसमें किसान की अपनी मजदूरी, अपनी पूंजी जो लगती है, उस सब का हिसाब लगा करके किसान की जो कुल लागत है उसको हम कॉस्ट C2 कहते हैं। तो स्वामीनाथन कमीशन की जो सुझाव था कि जो MSP निश्चित किया जाए वो इस C2 से 50% ज्यादा हो और हर किसान को वो MSP देने की व्यवस्था सरकार करे। अब समस्या ये है, आप जो कह रहे थे कि क्या सरकार ये नहीं दे सकती है, सरकार बिल्कुल ये दे सकती है। इसमें 2-3 चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि एक, सरकार जो है अपना जो खर्च करती है, जो व्यय करती है, वो किसके ऊपर करती है, वो पूंजीपतियों के लिए खर्च करती है या मजदूरों किसानों के लिए करती है। तो एक तो ये जो प्रायोरिटी सरकार की क्या है, ये मुद्दा है। दूसरा मुद्दा ये है कि वो जो लागत है, अगर आप ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि ये लागत बढ़ती जाएगी तो C2 प्लस 50% भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो समस्या है कि आज सरकार अगर कहते हैं कि हम ये कैसे करें, तो उसके मूल में जो है सरकार ने जो बिल्कुल बेलगाम इन्फ्लेशन एग्रीकल्चरल कॉस्ट में होने दिया है कि आज जो DAP आपका है वो 2000 रुपये कट्टा बैग मिल रहा है, उससे भी ज्यादा। जी। तो वो जो स्थिति है वो इसका के मूल में है कि सरकार अब कहती है कि हम कैसे C2 प्लस 50% दें। अगर आप लागत को नियंत्रित करके रखें, खाद का, बीज का, बिजली का, डीजल पर आप जो है टैक्स ले रहे हैं, तो वो डीजल किसान को भी लगता है ना। जी। तो उसके ट्रैक्टर में चाहिए, उसके पंप में चाहिए, मोटर में चाहिए, सारे भी होगा उसमें, उसकी भी सवाल है कि वो टैक्स जो आप ले रहे हैं उस टैक्स से किसान की लागत बढ़ती है। अगर आप वो टैक्स न लें तो किसान की लागत कम होगी, अब लागत कम होगी तो किसान का मुनाफा बढ़ेगा। तो आप, पर सरकार ये दावा करती है कि हम MSP दे रहे हैं, इतनी 24 फसलों पे दे रहे हैं, इतनी फसलों पे दे रहे हैं। तो एक घोषणा होती है, आप 24 फसलों पर एक घोषणा कर देते हैं कि ये MSP है, पर उस पर खरीद तो होती नहीं है। अगर खरीद नहीं करेंगे तो वो तो एक ऐसी जुमला है। मांग है कि प्राइवेट प्लेयर भी अगर हो तो वो भी MSP पे खरीदे, जो भी बिके वो MSP पर बिके।
अब वो एमएसपी पर कैसे बिकेगा? अगर सरकार कहे कि अगर प्राइवेट प्लेयर नहीं दे रहा है तो हम खरीदेंगे। वो खरीद की जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये एमएसपी जो है वो सिर्फ पर जुमला वो है। मंडियों की व्यवस्था तो लगभग खत्म ही कर रहे सिर्फ हैं। गेहूं और चावल की खरीद सरकार करती है मुख्यतः, जी। और वो भी कुछ ही राज्यों में करती है। तो जिन राज्यों में होती है वो व्यवस्था वहां पर किसानों को मिल जाता है एमएसपी, जहां पर नहीं है वहां पर नहीं मिलता है, और जो किसान दूसरी फसलें उगाते हैं उनको कोई व्यवस्था नहीं तो है। मैं ये भी जानना चाहूंगा, किसानों की बात आई, जिन राज्यों की आपने बात की, तो हमने देखा कि ज्यादातर जो आंदोलन में हैं किसान पंजाब के हैं, कुछ हरियाणा के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। पूरे देश में इस तरह का आंदोलन हमें नहीं दिखता। खासतौर से हमारे पड़ोस में ही है बिहार, वो इससे अछूता सा रहता है। तो महाराष्ट्र में आंदोलन दिखता है। तो अलग अलग किसानों क्या केवल एक यही समस्या है, या देश में किसानों की किस किस तरह की समस्याएं आप नहीं, देख रहे हैं इस समय? मुझे लगता है कि ये बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये क्या है कि दिल्ली के ऊपर नजर रहती है। जी। हम देखते हैं कि दिल्ली में जब कुछ होता है, दिल्ली के आसपास कुछ होता है, वो किसान दिल्ली की तरफ कुछ करेंगे, दिल्ली आएंगे तो उसको हम देखते हैं। जी। लेकिन वास्तविकता ये है कि देश भर में अलग अलग स्तरों पर किसानों के द्वारा धरना प्रदर्शन और स्ट्रगल्स लगातार चलती रही हैं। तो एक तो ये बात, तो ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों पर कुछ नहीं है। हर जगह पर अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग फसलें हैं, और किसानों, खेती का कैरेक्टर भी अलग है, और इस कारण से अलग अलग रूप में हर जगह पर किसानों द्वारा रोष का प्रदर्शन होता रहा है और किसान संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये भी है कि क्योंकि हरियाणा पंजाब में सरकारी खरीद की मंडियों की व्यवस्था पहले से अच्छी रही है, तो उसको जब सरकार डिसमेंटल करती है, कमज़ोर करने की कोशिश करती है, तो उसके खिलाफ किसानों का रोष ज़बरदस्त तरीके से आता है। अब कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ये व्यवस्था हुई नहीं है। अब बिहार में है ही नहीं है व्यवस्था। हाँ, बिहार में खत्म कर दी गई बिल्कुल। तो इसलिए अब वो उसके खिलाफ प्रदर्शन कैसे हो? वहाँ तो मतलब किसान और बुरी तरह से तो आरोप ये भी लगता रहा है कि भाई जो ये सक्षम है, संपन्न किसानों का आंदोलन है, क्या ऐसा है? नहीं, संपन्न किसानों का आंदोलन नहीं है। पंजाब में संपन्न किसान भी हैं और गरीब किसान भी हैं, और सबके की हालत खराब है। और मुझे लगता है कि 2021 से जो आंदोलन किसानों का चला, उसमें किसानों के हर वर्ग का, किसानों के और ग्रामीण खेती और मजदूरों का हर वर्ग ने मिलकर के हिस्सा लिया, क्योंकि सबको पता है कि वो जो कानून थे वो उससे सबकी हालत खराब होने वाली थी। तो इसलिए वो कानून ऐसे थे कि उन्होंने एक तरह से एक वर्गीय एकता बनाई, जिससे कि अलग अलग, हमने तमाम, हाँ, दिल्ली में की बात की आपने, तमिलनाडु के किसान कितने रहे, कर्नाटक के किसान, उसमें हर जगह के किसान आए, और हरियाणा पंजाब के भी सिर्फ बड़े किसान उसमें भागीदारी कर रहे थे ऐसा बिल्कुल नहीं था। उसमें हर प्रकार के किसान थे, खेतीहर मजदूर भी थे, और क्योंकि वो साफ था कि अगर खेती नहीं रहेगी, खेती का जो मूलभूत जो सरकारी समर्थन है उसको कमजोर किया जाएगा, तो उससे सिर्फ बड़े किसान नहीं, हर किसान और खेतीहर मजदूर सबके लिए समस्या होने वाली है। तो आप कह रहे हैं कि भाई खेती किसानी या कृषि पर इसलिए सरकार ध्यान नहीं दे रही क्योंकि नीतियों का मामला है, नीतिगत जो पूंजीवादी एक पूरी व्यवस्था है उसमें कृषि को नेग्लेक्ट ही किया गया है हमेशा। खासकर ये कि सरकार जो खुद अपनी तरफ से एक वायदा करती है, अपनी तरफ से जो घोषणा करती है कि भाई हमें जो है 2020 तक या 2022 तक उनको डबल करनी थी, कैसे करेंगे उसकी कोई योजना नहीं, उसका कोई तो आपने ब्लूप्रिंट दिया नहीं कि कहते हैं कि ये करेंगे, तो जुमले होते हैं, हम ये करेंगे और इस तरह से हम इसको अचीव करेंगे, वो कोई। पर एक सवाल और मैं, क्योंकि जो मध्य वर्ग है या लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, एक सवाल ये भी आता है तमाम, और टीवी चैनल बहस में ये काफी मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं कि अगर एमएसपी की गारंटी हो जाए या एमएसपी बढ़ जाए C2+50%, तो महंगाई और बढ़ेगी, जो आम लोग हैं उन उपभोक्ता, उन्हें और उनकी थाली और महंगी हो जाएगी। क्या ये इनमें कोई सामंजस्य है कोई, या ये विरोधाभास है? देखिए, C2+50% करने से महंगाई बढ़ जाएगी, वो तब होगा जब C2 बढ़ेगी। अगर आप C2 को नियंत्रित करेंगे तो आप C2+50% दे सकते हैं बिना महंगाई बढ़ाए।
अच्छा, अगर मतलब हम अगर उसकी कॉस्ट को कम कम कर कर दें, लें और उसे तमाम तरह की कुछ सुविधाएं मिलें, बिल्कुल बिल्कुल और वही चाहे बिल्कुल बिजली है, सिंचाई के बिल्कुल लिए डीजल है, ये सब बिल्कुल है। बिल्कुल 70-80 के दशक में जब जी खेती का विकास बहुत अच्छे से हुआ, वो हरित क्रांति जिसको हम कहते जी हैं, जी। उसके मूल में ये तरीका था। और उसका मुख्य जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी कि किसानों को अच्छे बीज, खाद, सिंचाई की सुविधाएं जो है सस्ते दामों पर दी जाए, कुछ चीज़ें फ्री दी जाए, मुफ्त दी जाए, जिससे कम लागत पर वो मुनाफा करके खेती का उत्पादन बढ़ा तो सके। फ्री की जैसे बात आई, मुझे जी ध्यान आया, अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कुछ, तो उसमें कहा कि जो जीडीपी हमारी कम है या वो है, तो ये भी जो जिसे हम फ्री बीज या रेवड़ी कल्चर या कुछ जब बीजेपी करती है तो वो लोक कल्याणकारी कहती है अपनी नीतियों को, दूसरों को रेवड़ी कहती है, कि इसकी वजह से भी जीडीपी में गिरावट आई है, जो हम मुफ्त में नहीं चीजें दे नहीं, रहे हैं लोगों ये को, बिल्कुल ठीक नहीं है। कैश ट्रांसफर हो रहा है सीधा। नहीं नहीं, कैश ट्रांसफर्स है जी तो वो सब जीडीपी में काउंट होता है। तो जो भी इस तरह का ट्रांसफर होगा वो तो जीडीपी में काउंट होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। बल्कि जिस भी हद तक हम गरीबों को कुछ हम दे पाते हैं मदद, उससे जो है मांग बढ़ती है। और आज जो है जीडीपी कम होने का जो, अगर हम औद्योगिक क्षेत्र देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में जीडीपी कम होने का कारण सरकारी नैरेटिव के हिसाब से भी ये है कि मांग जो है वो कम है। कम है। और मांग बढ़ाने का तो हाँ, जेब में तरीका है पैसा कि नहीं जेब है। में जी पैसा चाहिए जी ना। जी जी। तो वो सरकार अगर पैसा दे, देखिए 2019 में पीएम किसान में 6,000 रुपया देने की बात हुई थी, वो आज तक 6,000 रुपया 6,000। ही है। जी उसको महंगाई से भी एडजस्ट नहीं किया गया है। जी। तो अगर बस वो आप, चुनाव से एडजस्ट किया जाता है, हाँ, जैसे चुनाव आते हैं 2-3 किस्तें एक साथ दे दी दे दी जाती है कि जाती है, भाई। पर वो कुल जी मिलाकर के वो 6,000 का 6,000 ही है। जी जी। तो जब तक आप लोगों की जेब में पैसा नहीं डालेंगे तब तक वो मांग कहाँ से आएगी। तो किसान की स्थिति हुई, हम जैसे देश में मजदूर की स्थिति या गरीब की, तो संगठित क्षेत्र में भी आप किस तरह की समस्याएं देख रहे हैं? असंगठित तो उसकी तो कोई बात उस तरह से आती भी नहीं है, तो इन दोनों क्षेत्रों में मुख्य समस्याएं इस समय क्या हैं देश में? देखिए, संगठित क्षेत्र की तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि रोजगारी नहीं है। रोजगार संगठित क्षेत्र में बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है और एक्चुअली कम हो रहा है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कम हो रहा है, सरकारी सेक्टर में भर्तियां नहीं हो रही हैं, और कुछ सेक्टर्स जैसे एजुकेशन, स्कूल टीचर्स की संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। सरकारी टीचर्स की देश भर में कोई भर्ती नहीं स्कूल टीचर्स की है। सिर्फ जो भी थोड़ा बहुत ग्रोथ हो रहा है वो प्राइवेट एजुकेशन में हो रहा है। और अगर आप वैसे सरकारी नौकरियों के आंकड़े देखें तो बहुत बड़े स्तर पर रिक्त जो पोजीशन है, वैकेंसीज जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है और उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है पिछले कुछ सालों में। तो ये जो स्थिति है कि जो संगठित क्षेत्र है उसमें तो रोजगार पैदा ही नहीं हो और रहा है। तनख्वाहें भी मैं देख रहा हूँ, चाहे वो नोटबंदी हुई, चाहे वो कोविड आया, उसके बाद से लगातार जो है कम हो रही कम हैं। हो जो रही है। आदमी मान लीजिए दिल्ली जैसे शहर में 40,000 पे काम कर रहा था, यहाँ 40 भी एक बड़ा आंकड़ा नहीं है दिल्ली जैसे शहर जी के लिए, जी अगर आपको ठीक से जीवन, उसमें पता चला कि वो आधे पर अब काम करने पर मजबूर हो रहा है। जी। तो और बहुत कम तनख्वाह पर लोग आजकल काम कर रहे तो हैं, 8,000 10,000 रुपए। न्यूनतम वेतन की मांग एक बड़ी हम रोज देख रहे हैं बिल्कुल जंतर मंतर पर, बिल्कुल कभी बिल्कुल मनरेगा के कर्मचारी हैं, कभी आशा वर्कर हैं, बिल्कुल। तमाम इस और तरह के। अब तो आपको अगर कुछ कमाना है तो आप जो है उबर चलाइए, जोमेटो, स्विगी और इस तरह के ऐप्स पर काम कीजिए, या जो है मतलब इस तरह का जो गिग वर्क जिसको जी कहते हैं, जी। उस तरह के काम पर उनकी अपनी नई करने पर रहेगा। समस्याएं उनकी पैदा हो गई समस्याएं हैं। हैं जी और उसमें जो है कोई भी सुरक्षा नहीं है। आपकी आमदनी बहुत कम होती है और आपको बहुत लंबे, मतलब वो पूरा काम ही इस तरह से बना हुआ है कि मजदूरों को झोंक दिया जाए काम में। जी। वो जितना ज़्यादा काम करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनसे काम लिया जाए और कम से कम उनको पैसा दिया जाए। वो काम बना ही उस तरह से हुआ है। तो वो एक तो मॉडल है भारत जो, जैसे देश में जब अब ये एक मैं पूछ लूं, बात हो ही रही है तो एआई की बात आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये जब बढ़ा हुआ होगा तो क्या इससे बेरोजगारी फिर और बढ़ने का डर है? किस तरह से देखा जाए? ये तो मुझे लगता है अब इस देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जहाँ पर काम को आसान करती है, रोजगार कम भी करती है और रोजगार के नए आयाम भी बनाती है। ऑन बैलेंस वो कहाँ जाएगा, किस तरह के रोजगार बढ़ेंगे, किस तरह के रोजगार खत्म होंगे, ये तो समय बताएगा।
लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को आप रोक नहीं सकते हैं, टेक्नोलॉजी आएगी। आपको उस टेक्नोलॉजी के साथ में किस तरह से रोजगार करना है और उससे जो होने वाला वैल्यू क्रिएशन है वो किस तरह से सब में बराबर उसका वितरण हो, जिससे सबको उसका फायदा हो, न केवल कुछ पूंजीपति जो है एआई का फायदा उठाएं और बाकी सब जी। बेरोजगार बैठे रहें। वो आप किस तरह से सुनिश्चित करेंगे, वो आपको सोचने की जरूरत है। तो अभी आप पूरे भारत की जो इस समय नीति है, जो आर्थिक नीति है, उसके बारे में कोई कमेंट, वो किधर जा रही है वो? देखिए, आर्थिक नीति के दो पहलू मैं कहना चाहूँगा। एक तो ये कि नवोदारवाद जो है उसको बहुत तेजी से मतलब उसके टोटल कमिटमेंट जो है नवोदारवाद की तरफ है। आप जो है कुछ बड़े पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, और तो एक तो ये है। दूसरा जो है कि आप किस तरह से आम आदमी को छल करके उसको इस बात से भ्रमित करके रखें कि वो जो है अपने मूल मुद्दों को न उठा करके दूसरी बातों में लगा रहे, जिससे कि उसको जो है उसके खाने में जो है खाना नहीं मिल रहा है, जी, उसको दाल नहीं है, सब्जी रोजगारी नहीं है। नहीं है। वो मैं बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दूं, जो सांप्रदायिकता की नीति है, हिंदू उन मुस्लिम सब चीजों बांटो, पर आप ये सब। जी लगाए रखिए। जी। और इधर जो है आप आर्थिक नीति जो है वो इस तरह से बनाइए कि उससे कुछ लोगों को जो है फायदा आप तो पर पहुंचाते रहें। फिर भी हमारा, क्योंकि संसदीय व्यवस्था है, वो हर बार कहते हैं कि चुनाव से ही सारा पैमाना नाप लिया जाता है कि भाई चुनाव जीत गए तो आपकी नीतियां सही हैं। क्या ऐसा है कि जो अभी जैसे चाहे हरियाणा का चुनाव हुआ, वहाँ किसान एक बड़ी संख्या में है, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, वहाँ का किसान भी आंदोलन में था, विदर्भ के किसान की समस्या हमने देखी है, आत्महत्या की और वो सब। तो क्या चुनाव ही जीतना और इससे नीतियां किस तरह, क्योंकि आम जनता में भी ये संदेश जाता है, वो उसी तरह से सोचने लगती है, तो हम इसे कैसे देखें? नहीं, बट इसमें तो कोई शक नहीं है कि चुनाव जीतना जो है वो सिर्फ नीतियों पर निर्भर नहीं होता है, उसमें और भी बहुत कुछ होता है। जैसे हमने बताया, सांप्रदायिकता है, जातियों के बेस पर मोबिलाइजेशन है, पैसे का, धन का प्रयोग है। जी। इन सब चीज़ों के चलते इलेक्शन जीते जाते हैं या हारे जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इलेक्शंस को डायरेक्टली देख पाना ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है जी। कि हमारे देश में जो है इलेक्शंस में भी हम मूल मुद्दों पर लोग जो है वोट नहीं करते हैं, उससे भटक जाते हैं, पर वो वास्तविकता है। तो जैसे अब ये किसान आंदोलन में है, मजदूरों के आंदोलन, हमने बीच बीच में हड़तालें देखी, तो क्या एक बड़ा आप देख रहे हैं सिनेरियो कि भाई भारत की जनता कुल इन मूल मुद्दों पर एकजुट हो रही है या हो सकती है, जो सरकार इस बारे में सोचने पर मजबूर हो? नहीं, हो तो बिल्कुल हो सकती है, और इतने बड़े-बड़े जो आंदोलन हुए उन्होंने ये दिखाया कि ये संभव है, और इतनी एडवर्स कंडीशंस में वो आंदोलन हुए। किसान आंदोलन पूरा कोरोना जी, के कोविड दौरान के दौरान। और इतने मतलब मुश्किल हालात में वो जी। आंदोलन लड़ा गया, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि संभव है। और मतलब किसानों ने, मजदूरों ने ये करके दिखाया है पहले भी, और ये करना संभव है। उसके इलेक्टोरल बेनिफिट्स होने चाहिए। पिछले कुछ समय में हमें शायद लगता है कि जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, पर हो सकते हैं, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। और बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के आंदोलन किए जाएं और लोगों के मूल मुद्दों पर फोकस लाने के लिए लगातार आंदोलन चलते रहें। बिल्कुल। हाँ, तो ये मूल मुद्दे ही ये है कि मूल मुद्दे ही मूल में नहीं आ पाते, वही केंद्र में नहीं आ पा रहे हैं, सारी बिल्कुल। समस्या यही है। तो चाहे वो किसान है, मजदूर है, युवा, आप शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए ही हैं, उसका वो देख ही रहे हैं किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो अगर हम कुल मिला के आपका एक आखिरी कमेंट लें, और कुछ बातें मैं पूछना भी भूल गया हूँ, जो कुछ आप ऐड करना चाहें, तो इस समय भारत की, चाहे वो विकास दर है, चाहे वो कृषि की स्थिति है, संगठित असंगठित क्षेत्र हैं, कुल मिलाकर इस समय तस्वीर कैसी दिख रही है? क्या वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में है, डार्क की तरफ है, या बहुत चमक रही है, कैसे जो सरकार के दावे हैं? मतलब एक ऐसा कमेंट जो हमें बताए कि देश किस तरफ जा रहा है? मुझे लगता है कि तस्वीर बहुत ही ब्लीक है, और खास करके युवा, बेरोजगार,
किसान, मजदूर, उनकी जो वास्तविक स्थिति है वो बहुत ख़राब है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे जैसे लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, आप जैसे पत्रकार हैं, वो लोग जो है इसको जाकर इसका अध्ययन करें और इसको उजागर करने के लिए लगातार काम करें। ये बहुत ज़रूरी है इस समय पर, क्योंकि जो है वो जो परिस्थिति है वास्तविक, वो लोगों के सामने नहीं आ पा रही है। तो ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच में जाकर के उनकी क्या स्थिति है उसको समझें और उसको लगातार जो है सामने लाने के लिए काम करें। मुझे लगता है ये सबसे ज़रूरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सुना विकास रावल जी को, उन्होंने बताया कि किस तरह भारत की ये जो अर्थव्यवस्था है वो किधर जा रही है और किस तरह की नीतियां हैं जो लगातार, अगर यही नीतियां चली तो देश में वाकई में उस तरक्की पर पहुंचना बहुत मुश्किल है जिसकी बातें की जाती हैं। और जो ये आंकड़े हैं, जो अभी सुस्त आंकड़े हैं जीडीपी के, जो जीडीपी में गिरावट भी है, वो भी वास्तविक जमीनी हालात से काफी ज्यादा बताई जा रही है, यानी हालात उससे भी ज्यादा खराब हैं। इसलिए बहुत जरूरी है इन आंकड़ों को गौर से पढ़ना, समझना और वास्तविक स्थितियां क्या हैं, क्या हालात हैं, कृषि के क्या हालात हैं, किस तरह से एमएसपी की मांग है वो कितनी जायज है, ये सब हमारे विकास जी ने बताया। तो मूल मुद्दों पर हमें एक बार फिर गौर करना चाहिए कि हमारे असली मुद्दे, बुनियादी मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य होने चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता, और ना कि केवल चुनाव जीतना ही इस बात की गारंटी या इस बात का दावा नहीं है कि सब कुछ ठीक है और एक जो नीतियां हैं वो ठीक हैं, इस पर मोहर नहीं है वो। तो आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।